हाय, वेलकम टू द शुभ लाभ शो। मेरा नाम है शुभम शंकधर और एक नए एपिसोड में एक बेहद खास मेहमान के साथ मैं फिर हाजिर हूं आपकी खिदमत में। आप अब तक मेरे शो में किन लोगों से मिले? लास्ट टाइम आप एक बड़े फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर से मिले, उससे पहले आप एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से मिले, बाजार के कई बड़े विशेषज्ञों से मिले। बट आज के जो मेहमान हैं वो इन सारे मेहमानों से थोड़े खास हैं, थोड़े अलग हैं। वो इसलिए अलग हैं क्योंकि वो एक ऐसी धारा से आते हैं, वो एक ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहां वो रियल एस्टेट के मार्केट को दरअसल दूसरी नज़र से पढ़ते हैं। दूसरी नज़र मैंने क्यों कहा? रियल एस्टेट का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे जहन में जो दो लोग आते हैं वो कौन होते हैं? एक होते हैं एंड यूज़र जो मकान खरीद रहे हैं और दूसरे होते हैं बिल्डर्स, दरअसल वो जो मकान बना रहे हैं। लेकिन इसके अंदर एक तीसरी धारा है एक ऐसे लीडर्स की जो फंड्स के साथ प्रॉपर्टी को इस नज़रिए से देखते हैं कि इसमें रिटर्न्स हैं या नहीं, क्योंकि उनको देना होता है रिटर्न उन लोगों को जो उनके फंड में निवेश करते हैं। तो आज एक ऐसे ही बिजनेस लीडर से जिसके कह लीजिए कि शिराओं में, नसों में खून नहीं, रियल एस्टेट दौड़ रहा है, उससे आपको मिलवाता हूँ। वो हैं शिवालिक इन्वेस्टमेंट फंड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और CEO पीयूष कोठारी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी एट योर शो। पीयूष जी से मैं चर्चा करूंगा, उससे पहले पीयूष जी को जो तीन चीज़ें सबसे नज़दीक से छू के गुजरती हैं उसमें एक रियल एस्टेट है, एक स्टार्टअप है और एक इन्वेस्टमेंट फंड है। मोटे तौर पर आप काम समझिए तो जो लोग निवेश करते हैं एक फंड में वो पीयूष जी पर ये भरोसा करते हैं कि पीयूष जी बाज़ार में जाएंगे और बाज़ार में रियल एस्टेट की जो सबसे बेहतरीन डील्स होंगी वो उनके लिए खरीदेंगे। वो रियल एस्टेट हो सकता है, वो कॉमर्शियल हो सकता है, वो प्लॉट हो सकता है, ज़मीन, मकान, दुकान, कुछ भी हो सकता है। उस पर रिटर्न कमाएंगे और उस रिटर्न का फ़ायदा उनको भी दिलाएंगे। आप सोचते होंगे कि मैं रियल एस्टेट खरीदूं, उसमें थोड़ा पैसा डालूं, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, लेकिन यहाँ आप यकीन मानिए जो लोग साथ जुड़े हैं वो अच्छे रिटर्न्स कमा रहे हैं। कैसे निवेश कर सकते हैं, पीयूष जी कैसे डील्स आंकते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये सब कुछ आज आपको इस पॉडकास्ट में पता चलेगा। पूरा पॉडकास्ट आप ऐसे समझिए 4 खंडों में होगा। पहले पीयूष जी की पर्सनल जर्नी जानेंगे, फिर पीयूष जी की प्रोफेशनल जर्नी जानेंगे, तीसरे हिस्से में बात करेंगे अभी उस फंड की, अभी उस कंपनी की, वहाँ उनका क्या विज़न है, वहाँ उनका क्या नज़रिया है आगे बाज़ार को देखते हुए। चौथे हिस्से में ओवरऑल मार्केट पर उनका पर्सपेक्टिव ज़रूरी है और 5 में चलते चलते कुछ खट्टे मीठे सवाल जो रैपिड फायर राउंड में हम पीयूष जी के साथ करेंगे। सर, पहला और सीधा सवाल, पीयूष जी अगर अपने को 3 अक्षरों में डिफाइन करना चाहें बीइंग अ एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर, तो वो क्या होंगे? 3 अक्षरों में अगर मैं बताऊं तो डिसिप्लिन, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मेरे लाइफ का रोल प्ले करता है। ऑलवेज डिसिप्लिन, हार्ड वर्क एंड विजन। आई ऑलवेज कैरी अ विजन कि आगे कहाँ जाना है। तो ये 3 वर्ड्स मुझे डिफ़ाइन करते हैं, बिकॉज डिसिप्लिन है, हार्ड वर्क है और आपका विजन है, तो आप जहाँ चाहें वहाँ पहुँच सकते हैं। आप आपकी स्किल सेट भी डेवलप कर सकते हैं। आप जो चीज़ें नहीं आती हैं वो भी आप सीख सकते हैं अगर आपका डिटर्मिनेशन है, ठीक है। और रेजिलेंट, जो आपके चैलेंजेस आते हैं उसको आप एज अ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये मेरे पिलर्स हैं ऑफ माय फिलॉसफी ऑफ, तो दैट्स व्हाट आई विल डिफाइन कि आप एक एंटरप्रेन्योर की जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, दैट ऑल्सो इज़ देयर एज इन जीन्स ऑल्सो, बिकॉज आई बिलोंग टू मारवाड़ी फैमिली। तो हमारे में वो एक पहले से रहता है, आप वो बोलते हैं ना एक कीड़ा, बिजनेस का कीड़ा, तो वो एक ऑलरेडी है कि खुद का कुछ करना है। इनफैक्ट कहीं पे भी मैंने एज ए जॉब भी किया है, अपने आप को ऐसे ही काम दिखाया है कि मैं ये ओन करता हूँ कंपनी। तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बखूबी निभाता हूँ। उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ऐसे निभाता हूँ कि जैसे ये मेरी ही कंपनी है। अगर मुझे कोई डिसीजन लेना है तो वो बुरा हो या अच्छा हो, वो डिसीजन लेने के बाद ही पता चलता है। बट आई ऑलवेज पुट माई सेल्फ सेइंग, पुटिंग इन द कंपनी सेइंग इट्स माई ओन कंपनी। तो जिससे क्या होता है, कोई भी डिसीजन लेने में बहुत आसानी हो जाती है। देखिए, तो एक बात कही पीयूष जी ने बड़ी महीन सी कि मारवाड़ी का बच्चा हूँ तो मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाते। वही वाली बात है कि पीयूष जी को बिजनेस करना सिखाना नहीं पड़ा, वो उनकी तरबियत में, वो उनकी अपब्रिंगिंग में उनको साथ मिला। 3 शब्द जो उन्होंने कहे, अगर आप एक सूत्र में इन तीनों मोतियों को पिरोएं तो कहना यह है कि बड़ा सपना देखिए और अनुशासन के साथ मेहनत करते रहिए, उस सपने तक आप पहुंच जाएंगे। सर, दूसरा सवाल जो है वो ये कि आपकी जो पर्सनल जर्नी है, जितना हम आपके बारे में पढ़ते हैं, रिसर्च हमने की, तो ये पता चला कि 20 साल का आपका कैरियर हो गया, करीब 2 दशकों से आप इस बाज़ार में।
कैसे इनिशियल जर्नी शुरू हुई, कैसे आपने इस प्रोफेशन को चुना, किसी और को नहीं चुना, इसके पीछे क्या कोई किस्सा? यस, तो जस्ट टू मैं अपने चाइल्डहुड से लेके जाता हूँ। तो एज आई बिलोंग टू मारवाड़ी फैमिली, जैसे बताया, तो पेरेंट्स वाज नॉट नोइंग इंग्लिश, तो किसी ने सजेस्ट किया कि आप इंग्लिश मीडियम में मत पढ़ाइए। तो मुझे सेकेंड स्टैंडर्ड से हिंदी मीडियम में शिफ्ट कर दिया। फिर हिंदी मीडियम में स्टडी किया मैंने 12th स्टैंडर्ड तक। 10th स्टैंडर्ड तक मुझे, आई एम अ बेसिक एवरेज स्टूडेंट, मुझे ज़्यादा स्टडीज़ में इतना इंटरेस्ट नहीं था जब तक मैं 10th तक पहुंचा। एंड उसके बाद स्टडी 10th में बहुत ही कम परसेंटेज आए। पासिंग जैसा आप बोल सकते हैं कि भाई 50% के ऊपर 53 आ गए हैं, तो पास हो गया। तो वहाँ से शुरू किया, 12th में आया। देन जब जर्नी शुरू किया तो एक इम्पॉर्टेंस लगा कि नहीं, पढ़ाई का भी एक अच्छा इम्पॉर्टेंस है, जरूरी है पढ़ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको फ्यूचर में कहीं आगे जाना है। तो 12th स्टैंडर्ड में हिंदी मीडियम से वापस किया, बट वहाँ पे अपने आप को झोंक दिया पूरा पढ़ाई में। एंड देन आई स्टूड, मतलब फर्स्ट क्लास निकल के आया। एंड 10th मतलब 12th में 10th में 53%। 12th में जनरली लोगों के परसेंटेज कम होते हैं, मेरे बढ़े हैं फ्रॉम अ 53% टू 71%। दैट वाज द ह्यूज जंप। एंड देन ग्रेजुएशन किया, अब इंग्लिश मीडियम में। एज आई टोल्ड कि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा था, तो वो बहुत सारे चैलेंजेस थे कि कैसे इंग्लिश को अडॉप्ट किया जाए और बात करना, कन्वर्स करना, वो चैलेंजिंग था। पहले हिंदी मीडियम में उधार जमा होता था, तुरंत ही वो डेबिट क्रेडिट हो गया है, तो वो जर्नी पूरा बहुत डिफ़िकल्ट था। बट एक किसी ने अच्छा एडवाइस दिया था कि अगर आगे बढ़ना है तो इंग्लिश मीडियम से करना ग्रेजुएशन। जो हो चुका है वो डिसीजन में तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। बट आई टेल माई, मतलब आई ऑलवेज टेल दैट माई पेरेंट्स हैड डिड अ राइट डिसीजन टू पुट मी इन हिंदी मीडियम, बिकॉज उस टाइम पे वो इम्पोर्टेंस नहीं था पढ़ाई का। तो इंग्लिश मीडियम में होता तो शायद मैं पास भी नहीं हो पाता, हिंदी मीडियम में था तो वो पास होके निकल गया। तो वो जर्नी शुरू हुआ। देन हर जगह मुझे somebody has guided me and I am very open about taking feedback। मैं लोगों के फीडबैक बहुत अच्छे से सुनता हूँ और उसको इम्प्लीमेंट भी करता हूँ। मेरे अभी तक का सक्सेस का मंत्रा यही है, जिन्होंने मुझे लाइफ में एडवाइस किया है मैंने उसको रिलीजियसली फॉलो किया है और मैं इस लेवल पे पहुंच पाया। तो जब मैं एज आप बता रहे हो 20 साल हो गया इंडस्ट्री में, तो जब ग्रेजुएशन करके मुझे किसी ने बताया कि आप MBA करो, कैट दीजिए, मेरा पहला जवाब था भैया अपनी औकात से बाहर है। कैट की प्रिपरेशन करना, उसमें अटेम्प्ट मारना, वो अपने से नहीं होगा। मुझे पता है मेरा कैलिबर कितना है, एफर्ट मार सकता हूँ, हार्डवर्क, बट वो जर्नी थोड़ा टाइम लगेगा। देन somebody said कि नहीं आप, सो आई स्टार्टेड अ करियर इन रियल एस्टेट। नवनीत पब्लिकेशन में मैंने अपना जॉब शुरू किया। वहाँ somebody गाइडेड मी, फ्रेंड सेइंग दैट आप MBA कर लो। तो अगेन माई आंसर वॉज द सेम, ही सेड कहीं से भी कर लो, आपको वो पासपोर्ट है जो आपको फर्स्ट जॉब में पूछा जाएगा, उसके बाद कहीं नहीं पूछा जाएगा। आई टुक दैट एडवाइस वेरी सीरियसली। नेक्स्ट डे आई रिज़ाइन एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माई MBA। अटेम्प्ट मारे, ICFAI में गया, नहीं हुआ। ICAR बिजनेस स्कूल जहाँ पे मेरा बाद में सिलेक्शन हुआ, वहाँ पे भी पहले नहीं हुआ। द सिमिलर रीज़न कि आई वॉज नॉट एबल टू कन्वर्स प्रॉपरली इन इंग्लिश। थॉट्स थे तो वो कन्वर्ट करके हिंदी में पहले सोचो, फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करो, ट्रांसलेट, तब तक गाड़ी निकल जाती थी। बट दैट कमिटमेंट वॉज देयर विद द प्रोफेसर और डायरेक्टर हु सेड दैट आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आई एम अग्रीड। वो बोले कि आप अगर नहीं किए तो हमको बीच में से निकाल देंगे। मैं अग्रीड। तो एक टर्म्स एंड कंडीशन पे मैंने रिस्क लेके वो एडमिशन ले लिया। जब शुरू किया तो 2 साल के जो टाइम थे ICAR बिजनेस स्कूल में, वो पूरी शिद्दत से मेहनत किया। मेरे दोस्त लोग मुझे इंग्लिश ग्रामर पढ़ाते थे 2005-7 में, क्योंकि ग्रामर पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर, मतलब वो भी नहीं क्लैरिटी थी। तो बट ये एक बहुत सिंपल था कि भाई अगर करना है तो वो शर्म नहीं है, जो चीज़ बोल रही है जा रही है उसको अच्छे से अडॉप्ट करो, एफर्ट्स मारो। मेरे क्लासमेट थे जो मुझे, जब मैं गया तो दे वर लाइक दिल्लीइट्स, बैंगलोर, कलकत्ता, सब अलग अलग लोकेशन से आए थे। तो इट वाज लाइक अ कल्चरल शॉक टू मी।
मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। वेज नॉन वेज वाले रेस्टोरेंट में कोई कभी हमारे पेरेंट्स हमें लेके नहीं गए। वहाँ जब कॉलेज गया तो कैफेटेरिया में वेज और नॉन वेज दोनों है। एक महीना तो खाने के लिए मतलब वो सोचना पड़ रहा है कि यार खाऊं या नहीं खाऊं। तो वो सारी परिस्थितियों से गुजरा था, बट डिटर्मिनेशन था, अगर नहीं कुछ किया यहाँ पे तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो प्रोफेसर्स ने सपोर्ट किया, पूरा मेहनत किया। जिसको अगर किसी मेरे कलीग्स को अगर 2 घंटे लगते थे कुछ चीज़ों को समझने में, मुझे शायद 10 घंटे लगते थे। बट आई यूज्ड टू स्पेंड दैट 10 आवर्स टू कम एट दैट पार लेवल पे। पूरा साल 2 साल पूरा एफर्ट्स मारा, 14-15 घंटे स्टडी किया, शेड्यूल बनाया, डिसिप्लिन रखा, पूरा शिद्दत से मेहनत किया। एंड लकीली आई केम आउट एंड आई केम अप एज ए टॉपर इन माई कॉलेज। तो वो एकेडमिक का फर्स्ट अवार्ड था जिसमें पहली बार कोई एजुकेशन में मुझे ट्रॉफ़ी मिला है। और तो वो एक अच्छा मोटिवेशन भी था। देन कमिंग टू योर क्वेश्चन कि रियल एस्टेट या कैसे वाई आई चोज़ द सेक्टर ऑफ रियल एस्टेट। तो जब मैं पास होके निकला 2007 में, मेरे मासा जी थे अजीत शाह, वो रियल एस्टेट के बारे में उन्होंने बताया कि अच्छा है उसमें जाओ। तो मैंने थोड़ा स्टडी किया। जहाँ पे इंडिया में FDI में अलाउ किया 100%। Press Note 2 was the note which suggested that FDI can come in India, and that's how the real estate boom started. तो 2005, 6, 7 में अच्छा बूम रियल एस्टेट में दिखने लगा। तो मैं अपना करियर शुरू करने के लिए कंपनी सिल्वेक्स रियलिटी, जिन्होंने हमें कैंपस प्लेसमेंट से मुझे जॉब दिया, आई जॉइंड एज एन एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू चेयरमैन। उनके साथ रियल एस्टेट पूरा 2.5 साल तक सीखा, कैसे लैंड एक्विजिशन होता है, कैसे फंडिंग होता है, कैसे सेल होता है, कैसे टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो दैट इनिशियल फाउंडेशन जब मैं निकल के जॉब करने गया तो मुझे एक जो सबसे बड़ा एडवांटेज लगा कि जो IIM के लोग निकल के जाते हैं, बड़ी कंपनी में एंटर होते हैं, तो उनको जो प्लेटफॉर्म एक लेवल से मिलता है और वो एक सेट कंपनी में एंटर होते हैं। I joined as a startup. That company, when they recruited, we were 20-30 people in the company. In 2.5 years, we become 500 employees. So वो जो एक्सपीरियंस था, मुझे ऐसा लगा कि मैं IIM से करके निकलता उस टाइम पे, उतना अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे नहीं मिलता जॉब का, क्योंकि आई वॉज इन्वॉल्व इन एवरी आस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस। और सीखना था तो टाइमिंग नहीं देखते थे। ऑफिस का टाइमिंग अगर 10 से 6 है, मैं 8, साढ़े 8 बजे ऑफिस पहुंच जाता था, 7-8 बजे तक रुकता, बिकॉज मुझे लर्निंग चाहिए था। मैं अपने डिपार्टमेंट में फाइनेंस में अच्छा था, पर मुझे मार्केटिंग समझना था, मुझे HR समझना था, मुझे लैंड एक्विजिशन समझना था। तो वो सारी जो चीज़ें समझनी थी, उसके लिए आपको टाइम एफर्ट्स डालना पड़ता है, आपको एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। तो वो सारी चीज़ें की। तो रियल एस्टेट जब चूज़ किया तो इट वॉज़ अ राइट डिसीजन एट दैट टाइम, क्योंकि इंडस्ट्री बूम कर रही थी। बट लेनमैन कोलैप्स्ड, तो सारी चीज़ें चेंज हो गई, तितर बितर हो गई। हम जो फंडिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हुआ नहीं ग्रुप में, तो चैलेंजेस थे। बट आई वाज वर्किंग वेरी क्लोजली विद प्रमोटर, तो मैं कहीं और ट्राई भी नहीं कर रहा था। और उस टाइम पे चैलेंजेस ऐसे थे कि थोड़े फाइनेंशियल इश्यूज भी हो रहे थे विद द ग्रुप एंड ऑल दैट। बट आई द प्रमोटर्स के साथ अच्छे रिलेशन, तो आई थॉट कि मुझे इनको प्रॉब्लम में के टाइम पे मुझे छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि वो रिलेशन उस तरह के थे मेरे। बट एक टाइम पे ऐसा आया कि कुछ लर्निंग नहीं हो रही है, मेरा टाइम स्पेंड हो रहा है बट आई एम नॉट एबल टू लर्न। तो आई आस्क द प्रमोटर सेइंग दैट कि मैं शायद कुछ और देखना चाह रहा हूँ, मुझे लर्निंग नहीं मिल रही है। तो देन आई सेड ओके, देन आई अप्लाइड इन वन ऑफ द कंपनी टाटा हाउसिंग, एंड उसी कंपनी में मेरा सिलेक्शन हो गया, एंड देन आई जॉइन। तो आई रिक्वेस्टेड कि, और आई टुक अ परमिशन फ्रॉम दैट प्रमोटर, मिस्टर जो सिल्वा, शुड आई गो और नो। सो जैसे आपने डी सिल्वा का नाम लिया, उससे पहले आपने मासा जी बताए, पीयूष जी की लाइफ में, पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में ऐसे कौन 1 या 2 गुरु रहे, टीचर रहे, जिनका सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस लगता है आपको अपनी अपब्रिंगिंग पर या आप अपने कैरियर पर? तो सबसे बड़ा जो अपब्रिंगिंग में मुझे जो सपोर्ट मिला है मेरे फादर का। मेरे फादर पढ़ना चाहते थे, पर उनकी सिचुएशन वो नहीं थी कि वो पढ़ पाए। तो उस केस में उन्होंने मुझे हमेशा वो फ्रीडम दिया। बट जब भी मैं उनके पास एडवाइस लेने जाता कि अभी आगे क्या करूं, तो यूज्ड टू टेल मी कि आप मुझे पूछोगे, मुझे पता नहीं है, आप उसको पूछो जिससे आपको मिले।
मेरे लाइफ का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जो आया, जो 53% टू 71% जो मैंने मेंशन किया, इट केम बिकॉज ऑफ माय फैमिली डॉक्टर. ही वॉज द ट्रिगर पॉइंट. वो ऐसा हुआ कि मैं बैठा हूँ, एक डॉक्टर मतलब उनके क्लिनिक पे गए हैं मैं और मेरे फादर, और कुछ चेकअप करवाने जा रहा था, तो बैठे थे. वो फैमिली डॉक्टर हैं तो हमारा एंट्री मिल जाता है. वो वेट करना नहीं पड़ता है, बट मतलब वी गेट दैट प्रिविलेज बिकॉज काफ़ी टाइम से जानते हैं. अब उसी दौरान मेरे 10th के रिज़ल्ट डिक्लेयर हुए थे, और उनके मेरे फैमिली डॉक्टर के बेटे के 12th के रिज़ल्ट डिक्लेयर हुए थे. एंड ही गॉट 70% एंड आई गॉट 53%. तो वो काफ़ी प्रेज़ कर रहे थे अपने बेटे के बारे में, एंड विच इज़ नेचुरल. बट समवेयर कहीं मुझे ऐसा फील हुआ कि वो मेरे फादर का जो अपने बेटे को लेके कुछ बोलना हो कि यार मेरा बेटा भी इतना अच्छा किया है, वो नहीं बोल पाए. और उनके चेहरे पे मुझे कहीं वो लगा, और वो जो ट्रिगर था डॉक्टर का, वो कहीं ना कहीं वो टॉन्टिंग वे में मुझे ऐसा फील हुआ. उसी दौरान जब निकला संकल्प ले लिया कि अब कुछ दिखाना है. तो आई ऑलवेज एंड आई हैव वेंट टू हिम एंड आई पर्सनली थैंक्ड हिम कि वो एक कन्वर्जेशन गिव मी अ ट्रिगर और पर्पस इन माय लाइफ. तो सर गूज़बम्प आ रहे हैं आपकी कहानी सुन. नहीं ठीक है, मतलब एक व्यक्ति ने ऐसा लगा कि मेरे फादर से कुछ टॉन्ट कर दिया और उसने पीयूष जी की लाइफ बदल दी. कम से कम जो एजुकेशन थी वो बदल दी. अच्छा पीयूष जी, अगर आप रियल एस्टेट में नहीं होते, कॉमर्स नहीं पढ़ते, रियल एस्टेट में नहीं होते, तो क्या होते? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. मैं वही सोच रहा हूँ कि क्या होता. मुझे एक्चुअल में अगर देखा जाए तो मुझे घूमने फिरने का शौक़ ज़्यादा है. आई लाइक टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस. तो शायद मैं तो टूरिस्ट गाइड होता या टूर्स एंड ट्रैवल का बिजनेस कर रहा होता. टूर एंड ट्रैवल या टूरिस्ट गाइड. ग्रेट, बहुत अच्छा. मतलब दो ध्रुव हैं ये एक दरअसल. अच्छा एक चीज़ और सर, कि जैसे ये आपने डॉक्टर वाला किस्सा बताया, इसी से मेरा अगला सवाल है, आपकी लाइफ में वो कौन सा सेटबैक था या एक कोई बड़ा लेमन ब्रदर वाला इंसिडेंट, डॉक्टर वाला इंसिडेंट, कौन सा ऐसा इंसिडेंट था जहां आपको लगा कि यार शुभम में एकदम रॉक बॉटम आ गया और वहां से मैंने बाउंस बैक मारा? हाँ ये है, बिकॉज एज आई वॉज डूइंग जॉब, तो मैंने टाटा हाउसिंग से फिर मैंने एक रियल एस्टेट फंड में जॉब किया, अरविंद लिमिटेड. तो वहाँ काफ़ी टाइम स्पेंड किया. बट ड्यूरिंग दैट टाइम रियल एस्टेट वॉज ऐसा थोड़ा लो चल रहा था. रेरा, GST, डिमोनेट, तो इंडस्ट्री कंसोलिडेट हो रहा था. तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ ट्राई करना चाहिए खुद का. तो मैंने एक हेल्थ केयर स्टार्टअप में एक पार्टनर के साथ शुरू किया. वो ऐसा सिचुएशन था कि काफ़ी ऊपर तक गए हम, बट इवेंचुअली बिकॉज ऑफ रीजंस जो होते पार्टनर्स में, डिस्प्यूट्स एंड ऑल दैट, आई केम बैक नॉट रॉक बॉटम, नेगेटिव में, इन फाइनेंशियल टर्म्स ऑल्सो. और वो ऐसा टाइम था मेरे लाइफ का जो जब मैं वो डिसीजन लेके जंप कर रहा था, तो एक माइंड में था कि मैं जहाँ हूँ उससे नीचे आ जाऊँगा, पर अगर मुझे वापस आना है तो आई विल कम बैक. अब चांसेस ऑफ नीचे आने के बहुत रेयर थे, पर जहाँ हूँ वहाँ से ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी थे. बट अनफॉर्चुनेटली मेरा वो डिसीजन जो लिया और जो चीज़ें हुई उसकी वजह से मैं नीचे आ गया. अब वो जो दौरान था उसमें इन्वेस्टर्स का प्रेशर, कस्टमर्स का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, बिकॉज आप एक अपना सेट जॉब छोड़ के आप खुद का बिज़नेस करने जा रहे हो, जहां आपका एक मंथली पे आ रहा है और आफ्टर दैट आप दूसरों को मंथली पे दे रहे हो. तो वो जो शिफ्ट है बिकमिंग एन एम्प्लॉय टू एन एम्प्लॉयर, वो लर्निंग बहुत अच्छा था. बट दैट वाज अ वेरी, मतलब फाइनेंशियली इट वाज ड्रेन्ड आउट. बट उस टाइम पे एक थॉट आया कि यार चलो ठीक है, हो गया, अभी यहीं रुकने से तो होना नहीं है, फिर से ट्राई मारते हैं. तो मुझे इंडस्ट्री में वापस आना था. और जब मैं स्टार्टअप्स का जो कल्चर है, लोग हमेशा एक पूछते हैं IIM से हो या IIT से हो, तो वो हमेशा पिंच करता था, बिकॉज वो बैकग्राउंड का स्टैम्प नहीं था, ये एजुकेशन का स्टैम्प नहीं था. तब जब वो ऐसा फील आया कि जब वो दौरान से मैं गुजर रहा था, तो मुझे लगा यार मेरे नेटवर्क एग्जॉस्ट हो गए हैं, मेरा लर्निंग स्टॉप हो गया है, तो आई वांट टू डू समथिंग जहाँ पे मुझे एक नया फ्रेश पर्सपेक्टिव मिले. तो उस दौरान भी वो IIM की फ़ीस अफोर्ड करना भी उस टाइम पे थोड़ा चैलेंजिंग था. बट आई टोल्ड माई वाइफ, एंड वाइफ ऑलवेज सपोर्टिव ऑन ऑल माई डिसीजंस. कई बार आर्ग्यूमेंट होते हैं, बट शी इज़ ऑलवेज स्टूड बाय मी ऑन डाउन टाइम. तो स्पेशली जो डाउन टाइम था, जो सपोर्ट मिला मुझे, वो मोरल सपोर्ट की वजह से शायद मैं वापस बहुत फास्ट
आ पाया, बाउंस बैक कर पाए। तो मैंने डिसाइड किया, तो IIM की जब बात चल रही थी तो somebody told me कि IIM में ऐसे कोर्सेज होते हैं, एग्जीक्यूटिव कोर्स। तो आई डिसाइडेड टू ज्वाइन दैट कोर्स एंड डिड माई AGMP फ्रॉम IIM अहमदाबाद इन 23। वो जो दौर था, एक साइड आपके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, दूसरे साइड आपको नई चीज़ें सीखनी हैं, तीसरी साइड आई वॉज लाइक स्टेइंग इन बॉम्बे। तो 7 डेज़ में 4 दिन मैं बॉम्बे रहता था, 2 दिन मेरे IIM के कोर्स चलते थे सैटरडे संडे, तो एक आध दिन बच जाता था। तो लिटरली फैमिली टाइम जो होता था वो स्पेंड नहीं हो पा रहा था। किड्स वर लाइक आते हैं, मुझे देख रहे हैं, पर मैं आके वापस निकल गया हूँ। वाइफ के साथ भी हो, तो वो जो दौर था वो बहुत टफ पीरियड था, बट बिकॉज ऑफ फैमिली सपोर्ट एंड एक डिटर्मिनेशन जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि नहीं यार कुछ तो करना है वापस, तो देन आई बाउंस बैक एंड आई केम बैक अगेन इन इंडस्ट्री। देखिए, मतलब ऐसे मेहमान कहिए, आप ऐसे हीरो कहिए, कम ही मिलेंगे आपको, जितनी साफ गोई से किताब रख दी अपनी खोल के सबके सामने कि बॉस पढ़ने में एवरेज था, एक डॉक्टर की सलाह, फादर के का ह्यूमिलेशन लगा और उसके बाद मैं लौट आया, फिर फेल हुआ, फिर उठा, फिर फेल हुआ, फिर उठा। तो इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि इंस्पायरिंग पर्सनल जर्नी शायद नहीं हो सकती और इतनी साफ गोई से रखी भी नहीं जा सकती जो पीयूष जी ने रखी। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। अब सर आपका दूसरा हिस्सा देखते हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, इंडस्ट्री पर आपकी पकड़ को महसूस करते हैं। क्या आपको लगता है कि बीइंग अ इन्वेस्टमेंट फंड, रियल एस्टेट में जब आप नज़र देखते हैं, अपने चश्मे से रियल एस्टेट मार्केट को देखते हैं, इस समय इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ दिख रही हैं? अगर आपका हाथ पकड़ के कोई रियल एस्टेट का बाज़ार घूमने जाए, कहाँ आपको लग रहा है कि इस समय अपॉर्चुनिटी है, ज्योग्राफी वाइज भी, और कौन से क्लास, एसेट क्लास में वो अपॉर्चुनिटी दिख रही हैं? श्योर। इसका आंसर मैं थोड़ा बैक लेके जाऊंगा, हाउ द रियल एस्टेट इंडस्ट्री इवॉल्व, सो दैट एक पर्सपेक्टिव मिलेगा। एज आई मेंशन के रियल एस्टेट बूम स्टार्टेड इन 57, लिमन कोलैप्स, इतना पैसा बाहर से आया था बट एक भी पैसा वापस नहीं जा पाया। तो इंडिया की जो इमेज थी इन द फॉरेन मार्केट वो टार्निश्ड हो गई। द रीज़न बिंग दोनों साइड की गलती थी। आई वुड नॉट सेड कि इंडिया और इन्वेस्टर, आई विल पुट इट दैट वे, बिकॉज जो इन्वेस्टर्स थे उनको लगा कि डेवलप्ड कंट्री में आप 3 साल में 4 साल में यू मेक 100 एकड़ टाउनशिप और आपका फटाफट टर्नओवर हो जाता है। बट इंडिया वॉज नॉट दैट वे। इंडिया में हर स्टेट्स में डिफरेंट बायलॉज है और डिफरेंट अथॉरिटी है और डिफरेंट प्रोसेस है अप्रूवल। ड्यूरिंग दोज डेज एनवायरनमेंट क्लियरेंस के लिए 2 साल लग जाते थे। जहां आप बोल रहे हो कि आप 100 एकड़ का प्रोजेक्ट 3 साल 4 साल में कंप्लीट कर लेंगे इन डेवलप्ड कंट्रीज़ में, इंडिया में 2 साल का तो खाली परमिशंस के लिए लग जाते थे। तो वो एक चैलेंज था। एक वो दौर था जहाँ पे आप एनीबडी और एवरीबडी कैन बिकम अ डेवलपर। आप वहाँ पे जो JDA, जॉइंट डेवलपमेंट या इस तरह के अरेंजमेंट करके आप लैंड ने टोकन दे के आप कस्टमर के पैसे से प्रोजेक्ट करते। तो सेलिंग वाज नॉट डिफ़िकल्ट, सेल करना बहुत ही ईजी था। आपने प्रोजेक्ट डाला, कस्टमर से टोकन लिया और इसी प्रोजेक्ट से, उसी कैश फ्लो से आप करें। तो आई फेल्ट इट कि इट वाज अ नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल, जहाँ पे आप अपना थोड़ा सा पैसा या कुछ भी नहीं लगा के आप यू कैन बिकम डेवलपर। सो कॉन्ट्रैक्टर बिकम डेवलपर, आर्किटेक्ट बिकम डेवलपर, ब्रोकर्स, इन्वेस्टमेंट बिकम डेवलपर। सो उसकी वजह से काफ़ी एक और अथॉरिटी नहीं थी, गवर्निंग अथॉरिटी, तो काफ़ी चैलेंजेस थे। काफ़ी प्रोजेक्ट, काफ़ी इन्वेस्टर्स का पैसा भी अटक गया, काफ़ी कस्टमर्स का पैसा अटक गया, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हो पाए, कैश फ्लो मैनेजमेंट नहीं थे, डिसिप्लिन्स नहीं था। तो ये एक दौर था। दूसरा दौर आया जहाँ पे आपका रेरा आया, फंड्स आए, जहाँ पे एक स्ट्रीमलाइन हुआ, दैट वाज पोस्ट रेरा। तो ये एक फ्रेमवर्क था जहाँ पे कस्टमर्स का, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वापस आया। और उसी दौरान सेबी हैड लॉन्च 2013 में AIF, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। 12 में एक्ट्स आए, 13 में रेगुलेशंस आए, एंड दैट्स हाउ द फंड जर्नी स्टार्टेड। सो कैटेगरी 1 इज़ फॉर स्टार्टअप, कैटेगरी 2 फॉर अनलिस्टेड एंड रियल एस्टेट, जहाँ पे आई फॉल, एंड थर्ड इज़ द इक्विटी मार्केट में जो इन्वेस्ट होता है। तो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी जहाँ पे एम्प्लस में एज आई वॉज हेडिंग इन्वेस्टमेंट्स, डिड 350 करोड़ की इन्वेस्टमेंट किए, मॉनिटर किया, एग्जिट किया। तो वो सारा एक एक्सपीरियंस रहा। ड्यूरिंग दैट टाइम इंडस्ट्री ऑल्सो कंसोलिडेटेड। अब अगर आप बात करें कि एक फेज़ ऐसा था जहाँ पे सारे टर्मोइल, चैलेंजेस, कस्टमर बिहेवियर, डेवलपर बिहेवियर, वो सारा कंसोलिडेट हो गया। क्योंकि अब ऐसा हो गया रेरा आने के बाद,
इट इज़ अ हैवी कैपिटल इंटेंसिव, क्यों आपको कस्टमर से 1 रुपया लेने से पहले आपको उसका अप्रूवल लाना है, रेरा रजिस्टर करना है, देन यू कैन आपको टेक अपनी स्किन डालनी है। स्किन इन द गेम डालनी है, राइटली मेंशन। तो वो जो दौर आया तो कंसोलिडेशन हुआ इंडस्ट्री में, कस्टमर का कॉन्फिडेंस जो चला गया तो वो धीरे धीरे वापस आए। अगर अभी की बात करें फास्ट फॉरवर्ड कि आज अगर हम दिखा जहाँ खड़े हैं, वी आर इन दैट स्टेट कि जहाँ प्राइजेस तो बढ़े हैं बट अपॉर्चुनिटी भी बढ़ी है, और जहाँ पहले 100 प्लेयर अगर एक माइक्रो मार्केट में या एक सिटी में होते थे, वहाँ 25 डेवलपर रह गए जो अच्छा डेवलपर कर रहा है, जो क्वालिटी दे रहा है। जो इनिशियल वाज अ सेलर्स मार्केट, नाउ इट्स बिकम बायर्स मार्केट। अब कस्टमर के पास चॉइस है कि मुझे एक्स डेवलपर के पास जाना है या वाई के पास जाना है। डेटा क्लियरली अवेलेबल है, कंपैरेटिव अवेलेबल है, कस्टमर इजीली कंपेयर कर सकता है कि एक्स डेवलपर क्या दे रहा है और वाई डेवलपर क्या दे रहा है। तो अब ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हुआ है, कस्टमर एजुकेशन हुआ है, अवेयरनेस क्रिएट हुई है, अथॉरिटी लाइक रेरा हैज़ प्लेड अ वेरी गुड रोल। तो अब यहाँ से अगर बात करें तो इंडिया अभी ऑलरेडी एट 4 ट्रिलियन इकोनॉमी पे है। वी आर टॉकिंग अबाउट एट 2030 में विल रीच टू 8 ट्रिलियन इकोनॉमी। The real estate infrastructure is the biggest contributor. Today also, like in real estate is the second largest GDP contributor. रियल एस्टेट इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री अगर बात करें तो 50 से ज़्यादा इंडस्ट्री जो हैं वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती है, एंड मोर देन 250 इंडस्ट्रीज़ इनडायरेक्टली सपोर्ट करती हैं। तो ह्यूज स्पेक्ट्रम है। अगर आप बात करें बिल्डिंग में, बिल्डिंग बन रहा है तो स्टील, सीमेंट से लेके केबल वायर, फ्लोरिंग, AC सब आ गया। मतलब आप सोचिए इतनी सारी इंडस्ट्री डिपेंडेंट है। तो जो ग्रोथ पर्सपेक्टिव अगर आप बात करें, जो सिटीज़ ऑलरेडी ग्रोन इज़ लाइक बैंगलोर, पुणे, बॉम्बे, दिल्ली, NCR। अभी न्यू सिटीज़ जो ग्रोथ में आ रही है, हैदराबाद है, इंदौर है टियर 2 सिटीज़ में, अहमदाबाद। अगर मैं अहमदाबाद की स्पेसिफिक बात करूं तो अहमदाबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ बूस्टेड लाइक एनीथिंग इन लास्ट 1 डिकेड। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अगर जैसे अहमदाबाद में एक लोकेशन है इस्कॉन आम्बलीव रोड, जहाँ से इस्कॉन सर्कल से अगर गिफ्ट सिटी पे जाना होता था पहले, आज से 5-7 साल पहले, तो आपको 1.5 घंटा लगता था फॉर 30 किलोमीटर्स, 35 किलोमीटर्स। टुडे इट टेक्स 30 मिनट्स। 5-7 फ्लाईओवर्स, सीमलेस कनेक्टिविटी। अहमदाबाद इज़ होल्ड ऑलरेडी इवेंट्स, जैसे क्रिकेट होते हैं, कोल्ड प्ले हुआ, तो अहमदाबाद की वो कैपेसिटी भी आ गई है कि आप उतने लोगों को होस्ट कर सकते हैं। तो वो एक है। तो कॉमनवेल्थ की बात की जा रही है कि अहमदाबाद में प्लानिंग है कि कॉमनवेल्थ भी होस्ट किया जाए। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बूम है, तो अहमदाबाद तो नेक्स्ट 10 ईयर्स इज़ फैबुलस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। बैंगलोर, हैदराबाद, कमर्शियल, रेसिडेंशियल सब कुछ है। अगर आप बात करो कमर्शियल या वेयर हाउसिंग में जो बूम आया है, इट्स बिकॉज ऑफ ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स ने जो नई इंडस्ट्री डेवलप हुई और उसके चलते वेयर हाउसिंग का डिमांड सप्लाई। पहली जो पसंद है वो है अहमदाबाद, देन बैंगलोर एंड देन पुणे। ये 3 लोकेशंस आपको। और मार्केट में रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल या वेयर हाउस? सो करेंटली मुझे रेजिडेंशियल और कमर्शियल ज़्यादा समझ में आता है, तो रेजिडेंशियल। सर, आप बीइंग अ CEO, ठीक है, आपकी दाईं आंख देखती है बाजार को क्या अच्छा है और बाईं आंख देखती है इन्वेस्टर को कि पैसा भी तो लाना है। एब्सोल्युटली। कैपिटल रेज करना सर हमेशा से मुझे लगता है कि एक बड़ा चैलेंज है। ठीक है, मैं अच्छी चीज़ देख रहा हूँ खरीदने के लिए, बट मेरी जेब में उतना पैसा भी होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि प्रमोटर्स या कंपनीज जनरली कौन सी वो गलतियाँ करती हैं जिससे फंडिंग आना मुश्किल हो जाता है, जहाँ रुक जाती है? आपको लगता है वो गलतियाँ अगर सुधर जाएं तो फंडिंग ईजी है? यस। सो एज राइटली मेंशन, पैसा रेज करना बहुत टफ है, चाहे वो स्टार्टअप के लिए हो, चाहे वो डेवलपमेंट के लिए हो, या किसी भी चीज़ के लिए हो। बिकॉज इन्वेस्टर्स को क्या दिखता है, इन्वेस्टर क्या देखता है? अगर मैं इन्वेस्टर्स के लेंस से बात करूं तो दे लुक फॉर ट्रांसपेरेंसी, दे लुक फॉर ट्रस्ट, दे लुक फॉर कि आज आपकी इंटीग्रिटी मेंटेन है, चाहे आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो। बिकॉज आई रन एज अ स्टार्टअप, आई ऑल्सो रेज फंड्स एंड ऑल्सो कर रहे हैं रियल एस्टेट में। तो वो जो इमेज है आपकी, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है व्हेन यू गो एंड आस्क मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स। और पैसे ही ऐसी चीज़ है कि आपको वो कहीं ना कहीं वो आप फिजल आउट हो जाते हो। अगर आपने वो नहीं मेंटेन किया, इंटीग्रिटी बोल दो या ट्रांसपेरेंसी बोल दो, वो स्केल नहीं हो पाता, वो एक लेवल पे जाके आप अटक जाओगे। आप इन्वेस्टर्स को फूल बना सकते हो एक बार, दूसरी बार वो नहीं बनेगा। बिल्कुल सही बात। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टर्स जो देखता है, अगर मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं 25% का रिटर्न भी इन्वेस्टर्स को बना के दे रहा हूँ और कहीं इन्वेस्टर्स के मन में ऐसा है कि 30% बनाया होगा, मुझे 25 ही दे रहा है,
तो ही विल नॉट बी हैप्पी विद 25% रिटर्न ऑल्सो. बट अगर मैंने 17-18% बनाया है, बट उसको लग रहा है कि यार पूरा मेहनत किया, ट्रांसपेरेंसी रखा, सारे चैलेंजेस फेस किए, बट जेन्यूनली 17-18% बनता था उतना ही बना के दिया, ही वुड इन्वेस्टर वुड बी मोर देन हैप्पी टू हैव दैट लोअर रिटर्न एंड स्टिल सेटिस्फाइड. जो प्राप्त है उसी पर्याप्त है. बिल्कुल, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है अगर ट्रांसपेरेंसी वहाँ. पोस्ट पेंडेमिक आपको लगा कि सर कुछ चेंज आया, HNIs के, फैमिली ऑफिस, इनकी बातें शुरू होने लगी? तो पोस्ट पेंडेमिक आपको क्या लगता है, आपकी इंडस्ट्री के नज़रिए से अगर देखें तो क्या कुछ चेंज हुआ? बहुत कुछ चेंज हुआ. पेंडेमिक आने के बाद लोगों को लगा कि अब एक तो रियल एस्टेट में उसमें बूम ज़्यादा आया, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता था यार अच्छे घर में रहो, दूसरे घर में रहो, थोड़ा घर बड़ा हो. क्योंकि जब पेंडेमिक था तब सबको एक ही हाउस में, समझो एक छोटा घर है तो कोई 5 लोगों की फैमिली है, कोई 7 लोगों की है, कोई 2 लोगों की फैमिली है. तो वो एक रियल एस्टेट को लेके एक पर्सपेक्टिव चेंज हुआ कि अच्छा घर पहले भी हुआ करता था. हाउस इज़ ऑलवेज एन इमोशनल डिसीजन, ठीक है. बट पेंडेमिक के बाद उसमें काफ़ी ज़्यादा बूम आया एंड लोगों को लगा कि नहीं अभी करना चाहिए. एंड जो सबसे बड़ा चेंज आया जो IT इंडस्ट्री का, जहाँ वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल था, ओनली IT इंडस्ट्री, दूसरी इंडस्ट्री ने भी ट्राई किया बट वापस आ गए. बट अब IT के चलते Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में ग्रोथ आए, बिकॉज जो लोग IT के एक्सपर्ट थे दे हैड टू गो एंड वर्क इन द मेट्रोज, बिकॉज अपॉर्चुनिटी वहीं हुआ करती थी. अब वर्क फ्रॉम होम आने की वजह से दे कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर, जो काफ़ी अभी कंपनीज ने वापस अपने एम्प्लॉयज़ को बुला लिया है. बट ओवरऑल उसके चलते Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में भी ग्रोथ दिखना शुरू हुआ. तो जो रियल एस्टेट में और प्लस जो आपने बताया कि HNI, फैमिली ऑफिस, वो एक ऐसा सेक्टर था कि वो मोस्टली फ्यू सिलेक्टेड एसेट क्लास, ट्रेडिशनल एसेट क्लास में इन्वेस्ट करता था, जहाँ पे वो खुद अपना पैसा अपना रिसर्च करके डालते थे. अल्टरनेट्स जो आया जिसमें हेल्प हुआ फैमिली ऑफिस को और उसका एलोकेशन बढ़ा है, बिकॉज दे रिलाई नाउ ऑन एक्सपर्ट टू डू दैट पर्टिकुलर जॉब. चाहे वो रियल एस्टेट हो गया, चाहे वो गोल्ड हो गया, चाहे वो इक्विटी मार्केट हो गया, तो दे डिपेंडेंट ऑन द एक्सपर्ट्स. सो इसमें भी एक एनालॉजी है. अभी मैं था AIFM के इवेंट में भी, जहाँ पे आई वॉज जस्ट शेयरिंग दैट कि आप ड्राइव कर रहे हो हाईवे पे, ठीक है, तो इट्स अ ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट जहाँ पे आपको पता है कि FD में पैसा डाला है, सेफ है, रिटर्न फिक्स है, ज़्यादा टेंशन नहीं है. इट्स लाइक ड्राइविंग योर कार ऑन अ हाईवे, जहाँ पे आपको स्पीड लिमिट पता है, टर्न पता है, आप कहीं पे भी एग्जिट ले सकते हो. बट इन्वेस्टिंग इन लेट्स से अल्टरनेट्स, इट्स लाइक अ ड्राइविंग ऑन अ माउंटेन्स, ठीक है, क्योंकि कर्व है बट व्यू ब्रेथ टेकिंग है, जो आपको व्यू मिल रहा है, पर्सपेक्टिव मिल रहा है, रिटर्न्स मिल रहे हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं. बट आप डिपेंड कर रहे हो उस ड्राइवर पे जो आपको वो ड्राइव करके ले जा रहा है. यू आर रिलाइंग ऑन एक्सपर्ट जो ड्राइव कर रहा है ऑन हिमालयाज और वो माउंटेन रोड पे, जहाँ पे आपको एक बम्पी रोड्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, बट रिटर्न अच्छे बन सकें कंपेयर टू ट्रेडिशनल एसेट्स की बात करूँ. तो ओवरऑल फैमिली एलोकेशन हैज़ इंक्रीज इन अल्टरनेट. आप एक दिन के लिए रेगुलेटर बन गए मान लीजिए, क्या लगता है आपको कि ऑल्टरनेट की दुनिया में ना ये स्ट्रक्चर अच्छा है, इसकी दुनिया में बस एक मिसिंग है, 1 घंटे को आपको बना दिया गया रेगुलेटर, आप वो काम कर देंगे? सोचना पड़ेगा ये पर्सपेक्टिव तो. बट जो चैलेंजेस अगर हैं इंडस्ट्री में, जो मैं बताऊं अगर कि अल्टरनेट एज एन एसेट क्लास, रेगुलेटर ने जैसे अगर म्यूचुअल फंड को प्रमोट किया है, ठीक है, वैसे ही अगर अल्टरनेट को प्रमोट किया जाए, दैट विल बी अ गेम चेंजर. बट सर अल्टरनेट की दुनिया आपको लगता नहीं कि बहुत छोटी है? 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यस भारत में करने वाले कितने लोग होंगे? कितने लोग हैं? वेरी ट्रू एंड गुड क्वेश्चन. बट जो करने वाले हैं वो काफ़ी हैं. बट उसमें भी एक जो सेबी हैज़ नाउ वर्किंग ऑन इट, दैट एग्रीडेटेड इन्वेस्टर्स, राइट, जहाँ पे आप वो पूल बना के, और आप पूल नहीं, वहाँ पे ऐसा है कि आप वो सर्टिफिकेट लेते हैं सेबी से, देन योर लिमिट कैन बी रिड्यूस टू मे बी 25 lakhs to 50 lakhs, एंड स्टिल यू कैन एन्जॉय ऑन अल्टरनेट्स. तो 1 करोड़ वाला टिकट साइज ज़्यादा है, बट वो एक जेन्यून और कॉशियस डिसीजन भी है, बिकॉज ये अल्टरनेट इज ऑल्सो लिटिल रिस्की एसेट्स. ओके, तो यू में एपिटाइट हो, आपकी एपिटाइट हो, तो उसके पर्सपेक्टिव से वो ठीक है. अच्छा सर, अभी आप जिस कंपनी में हैं, जहां आप शिवालिक फंड को देख रहे हैं, क्या आपका यहाँ पे विज़न है? इस फंड के बारे में थोड़ा सा बताइए. यहाँ जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको क्या रिटर्न मिल रहे हैं, यहाँ आपका क्या विज़न है? यस, तो एज मैं शिवालिक ग्रुप के साथ हूँ. शिवालिक डेवलपर इज़ वेरी प्रोमिनेंट एंड हैज़ 26 years ऑफ लेगेसी इन गुजरात, अहमदाबाद. ग्रुप ने 10 million square feet से ज़्यादा प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं इन अहमदाबाद. Currently
8 million square feet आर ऑन गोइंग, जहाँ पे 4 million इन द गिफ्ट सिटी. सो काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो एज ए डेवलपर. शिवालिक ग्रुप ऑल्सो इज़ इन टू एजुकेशन. सो शिवालिक अपना एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट रन करता है रियल एस्टेट, जहाँ पे हम लर्नर्स को बताते हैं कि कैसे रियल एस्टेट बिजनेस किया जाता है. फिजिबिलिटी हो गया, आपका प्रोसेसेस हो गया, अप्रूवल स्टेजेस हो गए, तो वो एक कोर्स चलता है. शिवालिक ऑल्सो एंटर्ड इनटू अ फर्नीचर बिजनेस. सो अपने खुद की एक फैक्ट्री डाली है सानंद में, जहाँ 15 अगस्त को ही इनोग्रेशन किया फॉर्मल, जहाँ हमने जर्मन मशीनरीज इंपोर्ट किए हैं और मॉड्यूलर किचन, वार्डरोब्स, विंडोज. बिकॉज अभी ये इट इज़ ऑल्सो अ लिटिल बैकवर्ड इंटीग्रेशन, बट इट इज़ ऑल्सो नीड ऑफ द आवर्स फॉर द कस्टमर्स. सो ये एक थर्ड बिजनेस. फोर्थ बिजनेस विच इज़ अ रियल एस्टेट फंड, जो आई हेड दैट. सो यहाँ हमारा जो थॉट प्रोसेस था जब मैं प्रमोटर को मिला कि भाई व्हाट यू वांट टू एंड व्हाई आपको ये करना है, तो उनका ये एक सिंपल आंसर था. काफ़ी लोग आते हैं हमारे पास, पैसे लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, बट देन उनको अगर रिपोर्टिंग करना है तो वो एक फॉर्मल वे पे नहीं होता है और वो एक स्मॉल स्केल पे किया जा रहा है. अगर हमें स्केल करना है तो वी वांटेड सम रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म एंड दैट्स हाउ दे स्टार्टेड. तो अभी जो हमारा विजन है करंटली, अगर मैं फ़ंड की बात करूँ तो हमारा 150 करोड़ का टारगेटेड फंड है विद द ग्रीन शू ऑप्शन ऑफ अनदर 150 करोड़. वी हैव ऑलरेडी रेज 75 करोड़. ये 75 करोड़ हमने इन्वेस्टर्स से इन्वेस्ट किया है, जहाँ पे 50 करोड़ के आसपास ऑलरेडी इन्वेस्टर्स जो हैं, जो मतलब अननोन इन्वेस्टर्स हैं, जो बिकॉज एक तो ब्रांड और द प्रोसेस को देख के इन्वेस्ट किए हैं. बिकॉज गुजरात में मैंने पिछले एक साल में मोर देन 20 रोड शोज़ किए हैं छोटे छोटे टाउन्स में जाके, जैसे मोरबी, आनंद, राजकोट, बड़ौदा, सूरत. इन्वेस्टर्स के पास इन्वेस्टेबल फंड है, बट दे आर नॉट अवेयर अबाउट दिस अल्टरनेट एज एन एसेट क्लास ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो वो एक अवेयरनेस की ज़रूरत है, जहाँ पे लोगों को अगर अवेयर किया जाए काफ़ी अच्छा रिटर्न और पुल क्रिएट किया जा सकता है. बिकॉज रियल एस्टेट में कैसा होता है सर, दो तरीके से, जैसे आपने बताया इनिशियली, डेवलपर होता है और बायर होता है. ठीक है. नाउ अल्टरनेट इज़ अ थर्ड कैटेगरी. अभी मैं अगर बायर हूँ, मैंने प्रॉपर्टी ख़रीदा, बट मैं या तो सेल्फ कंज्यूम करूँगा या मैं उसको रेंटल के लिए ले रहा हूँ. ठीक है. अब उस टाइम पे क्या होता है कि आपको एग्जिट करने के लिए आपको खुद को सारे एफर्ट्स मारने पड़ते हैं, आपको खुद इवैल्यूएट करना पड़ता है. और आप जब वो एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है. आपने शायद किसी इन्वेस्टमेंट बैंकर या ब्रोकर या किसी के थ्रू आपने प्रॉपर्टी खरीद लिया, फिर उसको रेंट पे चढ़ाना, उसका रेंट कलेक्ट करना, मेंटेन करना, एंड बाद में जब आपको सेल करना है तो आपको खुद को ढूंढना पड़ता है कि कहाँ भाई. यहाँ पे जो अल्टरनेट में वो सबसे बड़ा एडवांटेज है. अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं फॉर रिटर्न पर्सपेक्टिव, देन अल्टरनेट इज़ द बेस्ट ऑप्शन. द रीज़न आई विल टेल यू, बिकॉज एक तो रेगुलेटेड है, सेबी के नॉर्म्स के हिसाब से भी आपको मिनिमम 4 एसेट क्लास में या 25% से ज़्यादा आप किसी आपका इन्वेस्टेबल कॉर्पस का जो फंड है इन्वेस्ट नहीं करते हो. तो फॉर एग्जांपल 100 करोड़ का फंड है अगर, तो 25 करोड़ से ज़्यादा मैं किसी एक डेवलपर, एक प्रोजेक्ट में डाल नहीं सकता. तो अगर इन्वेस्टर 1 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका 1 करोड़ डाइवर्सिफाई हो रहा है, मिनिमम 4 एसेट्स में तो डाइवर्सिफाई हो रहा है. सेकेंड, एग्जिट, जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट है फॉर एन इन्वेस्टर, कि जब एग्जिट करना हो तो इलिक्विड है. ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में भी इलिक्विड है, AIF भी इलिक्विड एसेट है. बट दैट्स द ब्यूटी अबाउट इट, कि जो आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो वो अगर आप थोड़ा लंबे समय के लिए 3 साल 5 साल के लिए रुके तो वो आपको रिटर्न मिलेगा. 18-20% का रिटर्न टारगेट किया जा सकता है. तो वो एक एडवांटेज हो जाता है. डाइवर्सिफिकेशन हो गया, रिटर्न हो गया. थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ द एग्जिट पार्ट. जब हम फंड में इन्वेस्ट करते हैं विद किसी डेवलपर के साथ, तो हमारी जो विजिबिलिटी है वो एग्जिट की डे 1 पे डिफाइन होती है. आइदर आई इन्वेस्ट इन डेट इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे वो डेवलपर ने हमसे बोरो किया है विद अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम विद फिक्स रिटर्न विद अलॉन्ग विद द कोलैटरल. और एक होता है इक्विटी इन्वेस्टमेंट, जहाँ हम उसके साथ प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करते हैं और इक्विटी में हिस्सेदार हो गए. तो ये 2 मॉडल में है. तो विजिबिलिटी आपको है, क्लैरिटी है आपको कि पैसा कितना बनेगा, कब बनेगा. तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज पॉइंट हो जाता है. शिवालिक जैसे बहुत सारे और अल्टरनेटिव फंड हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, क्या अलग बनाता है आपको? ठीक है, आपने बताया ट्रांसपेरेंसी है, ट्रैक रिकॉर्ड है, चीज़ें हैं. Yes. इसके अलावा व्हाट यू थिंक कि ये शुभम चीज़ें हैं जो आपको शिवालिक के साथ आओ तो ये मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा? Yes. तो जो सबसे बड़ी चीज़ है शिवालिक के साथ जुड़ने के, आज अगर हमने एज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, देर आर पीपल हु आर एज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो AIF करते हैं और फंड इन्वेस्ट करते हैं. अगर कहीं प्रोजेक्ट अटक जाता है तो दे हैव टू रिलाई ऑन थर्ड पार्टी डेवलपर. हमारे केस में हम खुद डेवलपर हैं, विच इज़ differentiate and create an USP for us.
रियल एस्टेट इज़ मतलब अगर आप 18-20% रिटर्न कमाना चाहते हो तो देर आर चैलेंजेस, देर आर डिफ़िकल्टीज, देर विल बी सिचुएशन जहाँ पे एग्जिस्टिंग डेवलपर इज़ नॉट एबल टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, तो उस केस में आपको स्टेप इन करना पड़ता है और वो कंप्लीट करना पड़ता है। इन माई पास्ट एक्सपीरियंस ऑल्सो वी हैव डन, तो वो काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है टू फिगर इट आउट सिमिलर डेवलपर विच हैज़ द सिमिलर इंटरेस्ट एंड उतना रिटर्न में वो विलिंग टू पार्टिसिपेट। तो यहाँ हमारे केस में वो एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हम खुद डेवलपर हैं, अपने ही ग्रुप को आगे कर और उस केस में हम जो पैसा रेस कर रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट्स में नहीं इन्वेस्ट करते, हम थर्ड पार्टी डेवलपर को इन्वेस्ट करते हैं। तो ये एक यूएसपी है जो डिफरेंट करता है। बड़ी कंपनी खड़ी है जो आपके फंड को दरअसल सिक्योर रखेगी। Yes. सर, कंपनी की बात हो गई, आपकी पर्सनल लाइफ की बात हो गई, प्रोफेशनल लाइफ की बात हो गई, चीज़ें। अब कार्यक्रम के हम अंतिम छोर पर हैं। कुछ एक सवाल सर जिसको मैं पूछना चाहूँगा हल्के फुल्के अंदाज में, और छोटे छोटे आंसर आपसे एक शब्द में, एक लाइन में चाहूँगा। अगर आज मैं बतौर जर्नलिस्ट और आप बतौर इन्वेस्टमेंट फंड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीईओ के तौर पर नहीं बैठे होते, तो पीयूष जी से और कब मिला जा सकता है, और क्या हॉबीज़ हैं उनकी जहाँ पर उनसे गपशप हो सकती है? सो आई एम एन एक्सप्लोरर, तो मुझे नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है। आई ऑल्सो स्पोर्ट्स एंथुजियास्टिक, तो मुझे क्रिकेट खेलना बोल दो या स्पोर्ट्स में स्विमिंग बोल दो, और आई लव टू हैंग आउट विद फ्रेंड्स पीपल। तो मैं ज़्यादातर अपनी आधे से ज़्यादा मीटिंग बाहर करता हूँ। अगर लोगों को, नए लोगों को मिलना तो अच्छा लगता है बिकॉज मैं आई एम अ फर्म बिलीवर कि आप जितने ज़्यादा लोगों को मिलते हो, उनके एक्सपीरियंस सुनते हो, तो आपको एक पर्सपेक्टिव बड़ा होता है। तो सर, हॉबीज़ मतलब जैसे आप कैसे काम से अपने को अलग करते हैं कि ठीक है यार थोड़ी देर काम नहीं करना, चलो ये करते हैं? सो काम के टाइम पे तो काम ही है, काम के टाइम पे कुछ और सूझता नहीं है, बट जब काम ख़त्म हो गया तो ऐसा लगता है यार किसी फ्रेंड्स के साथ जाके बैठ जाओ, कोई गेम खेलो। तो अभी पिकल बॉल इज़ ए न्यू ट्रेंड, तो हफ्ते में 1-2 बार रात को पिकल बॉल खेल लेते हैं। तो उस तरह से हैंग आउट कर लेते हैं। ठीक है सर, अब लास्ट 4 रैपिड फायर क्वेश्चन जिनका जवाब सिर्फ एक शब्द में देना है आपको। टी और कॉफ़ी? नन। कोई एक बुक जो आपको लगता है जिसने आपकी लाइफ बदली, या यू वांट टू रिकमेंड टू ऑल योर ऑडियंस? यस, द बुक कॉल्ड हु मूव माई चीज़ बाय डॉक्टर जॉनसन। जो बुक है वो ये सार है उसका कि आप चेंज इज़ कांस्टेंट। तो बहुत ब्यूटीफुली, स्मॉल बुक है, बहुत ब्यूटीफुली डिफ़ाइन किया है कि चेंज कभी भी हो सकता है। आपको वो चेंज को एक्सपेक्ट करने के लिए वो एटीट्यूड रखना पड़ेगा। वो चेंज अगर आ रहा है तो उस चेंज के साथ आपको भी चेंज होना पड़ेगा। तो मुझे वो बुक बहुत इंस्पायर करती है कि बिकॉज चेंज कांस्टेंट है। ये बुक आज मैं भी पढ़ूंगा, आज ही खरीदूंगा। नहीं सर, कोई एक ओवर रेटेड फाइनेंशियल एडवाइस जो आपको लगता हो ये शो हम ओवर रेटेड है, इतनी ज़रूरी एडवाइस नहीं है फिर भी दी जा रही है? जनरली लोग ये सोचते हैं कि कोई सक्सेसफुल पीपल है उसको फॉलो करो तो आप भी सक्सेसफुल हो जाओगे। ऐसा है नहीं। ऐसा है नहीं। लाइक वॉरेन बफेट बोल रहे हैं, जी वॉरेन बफेट, कि आप ये करो, ये उनकी लाइफ की फिलॉसफी, आप वो रिस्क ले। सी एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट रिस्क एपिटाइट एंड रिस्क टॉलरेंस। तो आपको जो सूट होता है आप वो कीजिए। डोंट, हाँ, यू कैन टेक लर्निंग्स आउट ऑफ इट। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा बताया जाता था कि अगर आपको साइकिल सीखना है तो आपको गिरना पड़ेगा, गिरे बिना साइकिल नहीं सीख सकते हो। मुझे ऐसा लगता है नहीं, देयर इज़ अनदर वे ऑफ ऑल्सो टू लर्न साइकिल। आप देखो कि सामने वाला कैसे गिर रहा है, किस किस जगह पे गिरा और कैसे गिरा है। अगर वो चीज़ आपने देख ली, ऑब्जर्व किया, वो ट्राई करो कि आप वो चीज़ रिपीट कम बार गिरे। बिल्कुल। एक सर लास्ट सवाल, कोई एक ऐसा गिल्ट आपको जो लगता हो कि शो में यार ये रह गया, अगर ऐसा होता ना काश तो मैं ऐसा कर लेता? कोई जीवन का एक गिल्ट? गिल्ट तो नहीं है, बट उसको इस तरह से बताया जा सकता है कि जैसे मैं काफ़ी 10-12 साल 15 साल से काफ़ी ट्रैवल होता था मेरा। हफ्ते में 3 दिन मिनिमम आई हैव ट्रैवलिंग। तो जब ट्रैवल करके वापस घर आता हूँ, अब मैं तो बाहर हूँ, बाहर का खाना खाया है, बाहर रहा हूँ, टायर्डनेस है, बट जब घर आता हूँ और फैमिली बोलती है कि चलो कहीं चलते हैं, बाहर खाने चलते हैं या बाहर घूमने चलते हैं, तो मैं कभी भी वो उसको इग्नोर नहीं किया, कभी ना नहीं बोला। इनफैक्ट वो फुल एनर्जी के साथ अगेन आई गो विद द फैमिली, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है वो टाइम जब स्पेंड कर रहा हूँ या जब उनके साथ हूँ तो वो मुझे और एनर्जी देता है। मे बी शायद हिल करने के लिए वो जो टायर्डनेस है या जो चीज़ें हैं, तो उसमें वो एक फिर तो टाइम जो देना होता है, क्योंकि इतना ट्रैवल रहता था कि वो फैमिली कभी कभी मिस करती है। तो कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जब
ज़रूरत है मेरी फैमिली को, बट मैं नहीं हूँ वहाँ। तो उस टाइम पे कभी ऐसा फील होता है यार काश मैं वहाँ होता, तो थोड़ा सपोर्ट हो जाता है। सर आखिरी सवाल, स्टार्टअप या रियल एस्टेट, आज आपको दोबारा मौका मिले, स्थापित ग्रुप के साथ जुड़ गए, अब आराम करें, आप आज भी वो ज़ील है कि आज स्टार्टअप मिल जाएगा फिर बड़ा कर दूंगा? यस, तो रियल एस्टेट अभी जो कर रहे हैं हम, इट इज़ लाइक अ स्टार्टअप ओनली। ओके क्योंकि गुजरात में इट इज़ द फर्स्ट फंड बैक्ड बाय डेवलपर। ओके ठीक है, तो इस पूरा स्टार्टअप का फ्लेवर है, पूरे एफर्ट्स उतने ही मारे जा रहे हैं और उसको एज ए स्टार्टअप की तरह ही हम उसको बड़ा करने की कोशिश जारी है। देखिए आज जिस मेहमान से मिला वाकई मुझे बड़ा सर बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात कर और पीयूष सर इतने बिजी शेड्यूल में से आपने समय निकाला, बोनस के प्लेटफॉर्म पर आए, मुझसे बातचीत की, बहुत आभारी हूँ मैं आपका। पीयूष जी की पूरी जर्नी से जो मैंने निचोड़ निकाला, इतनी देर से मैं सोच रहा था, देखिए आप पर्सनल लाइफ इतनी मतलब इतने सारे चैलेंजेस, फिर नौकरी करना, नौकरी से फिर पढ़ाई करना, पढ़ाई करके फिर जॉब ज्वाइन करना, फिर वहाँ सब खो जाना, फिर नया शुरू करना। राहत साहब का एक शेर याद आ गया, इस शेर के साथ मैं आप लोगों को छोड़ जाता हूँ। शेर है राहत साहब का कि शाखों से टूटकर गिर जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, शाखों से टूटकर गिर जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधियों से जाके कह दो औकात में रहें। शुक्रिया। वेरी गुड।